सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे असगर खान केस। जस्टिस अजमत के बहुत अहम रिमार्क्स आए इस हवाले से, और इसके साथ साथ पंजाब में होने वाली सियासत, कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार जो है वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, और इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशन की जा रही हैं, बहुत जो स्टोरीज़ हैं वो इंस्टॉल की जा रही हैं। कुछ इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे, और दौरा ईरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वो भी शामिल गुफ्तगू होगा। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, आपने बहुत तेज़ी में पूरा वो जो है ना, जो समंदर है उसको कूजे से निकाल दिया वो इतनी ज़्यादा अब वो मैं समंदर को कूजे में डालने की कोशिश करूँगा। 3-4 चीज़ें। आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी तकरीर की, बड़ी शदीद तकरीर की, नैब गर्दी कहा, और बड़े उठ के आ रहे थे वो, जैसे कहते हैं। समझ में आ रही थी तकलीफ़ उनकी। कल नदीम भुट्टो नौडेरों में जो उनका घर है उसके जो मैनेजर हैं उनको गिरफ़्तार किया नैब ने, और बड़ी अहम उनसे इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं। तो जो आज उनकी जो तकलीफ़ थी वो समझ में आ रही थी। वो जो बिलबिला रहे थे, जो दर्द था उसमें, जो सोज था उनकी तकरीर में, और वो समझ में आ रहा था कि वो क्यों इतनी ज़्यादा उनकी आवाज़ में वो दर्द है, और वो बिल्कुल आज आपे से बाहर थे, काबू में नहीं आ रहे थे। और कोई गरीब आवाम की मोहब्बत नहीं थी, ना कोई रोटी कपड़ा मकान का इशू था, नैब का इशू था कि हाय अल्लाह जी क्यों पकड़ रहे हैं हम सबको, अब्बू का क्या बनेगा। बहरहाल आज अपोजिशन की जो सब सारी की तकारीर थी, लेकिन एक बड़ा मीनिंगफुल फ़िक्रा मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। वज़ीर दाखिला नए बने हैं एजाज़ शाह साहब, और एजाज़ शाह ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब, इन्हें सब जानते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ये हेड रहे, और पंजाब में जो पॉलिटिकल माजी में जो अगाड़ पिछाड़ होती रही, वो बड़ी उसकी इंजीनियरिंग में इनका बड़ा हाथ रहा। और ख़ास तौर पर जब ये नवाज़ लीग तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि एजाज़ शाह साहब क्या चीज़ हैं, क्योंकि वो जो ज़ख्म चाटते हैं कभी कभी काफ लीग के, तो वो उसमें उनको एजाज़ शाह साहब को वो भुला नहीं पाते। तो आज बड़ी तनकीद की एजाज़ शाह साहब पर मेंबरान ने कि जनाब वो वज़ीर दाखिला सवालात का जवाब नहीं दे रहे, और जिस पर कहा वज़ीर दाखिला ने कि मैं, क्योंकि अभी मेरा ओहदा नया है, मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपके सवालात का जवाब दूँगा। स्पीकर ने भी ये कहा, लेकिन क्योंकि बड़े वो जहांदीदा आदमी है, जहांदीद आदमी है, हर चीज़ को समझते हैं और इशारे इस्तारे में बात करते हैं, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं वो शॉर्ट आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ, ज़रा वो सुन लें। फिर मैं राना साहब से पूछूंगा, क्योंकि जो माजी का जो अगाड़ पिछाड़ है वो राना साहब ने बड़े करीब से देखा है उसको। ज़रा एजाज़ शाह साहब की गुफ्तगू सुनवा दें। मैं सर अपोजिशन के ख्यालात की कदर करता हूँ। दिस इज़ हाउ दे लव मी सर, दे वांट मी टू स्पीक, ये दे लव मी ऑल सर। इसलिए मैं ਤੁਹਾਡੀ सारी कसर ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ, बेफिक्र रहो। जो आखिरी जो उन्होंने बात कही है ना, बेफिक्र रहो, मैं ਤੁਹਾਡੀ सारी कसर ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। राना साहब, ये जो कसरें निकालने वाली बात है, मैं पर्टिकुलरली मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि नंबर गेम की वजह से बहुत सारे अलाइज भी खान साहब को तंग कर रहे हैं, पंजाब में भी, मरकज़ में भी बड़ी एक ब्लैक मेलेंगे, अपनी पार्टी के लोगों से भी बड़ी ब्लैक मेलेंगे। मैं थोड़ा सा आगे ये जो जहांगीर तरीन और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर, और ये जो उस्मान बुज़दार कंट्रोवर्सी है, इस पर भी बात करूँगा। लेकिन आप ये जो उन्होंने जो बात कही है कि मैं सारी कसर काट देंगा, क्या इसका मतलब देते हैं आप? समी साहब देखें, बात यह है कि ब्रिगेडियर एजाज़ शाह जो है वो मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे, जो आपने जैसे कहा, इनके लिए ब्रिगेडियर एजाज़ शाह का नाम जो है ना वो एक डरावना ख्वाब है। वो 2000 में पंजाब में सेक्रेटरी दाखिला थे, और नून लीग के जिस MPA MNA को एजाज़ शाह साहब ने एक प्यार, जैसे आप भी उन्होंने कहा कि मुझे पता कि आप सारे मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने जिस किसी को भी वो मोहब्बत भरा मैसेज भेजा, वो फ़ौरन मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गया। तो इस हवाले से आज उनकी, देखिए, जो लोग ब्रिगेडियर साहब को जानते हैं उन्हें पता है कि ब्रिगेडियर एजाज़ शाह एक इंतहाई ईमानदार और दयानतदार आदमी हैं, और उन्होंने अपने इलाके में फ़ौज में रहने के बावजूद, सरकारी ओहदों पर रहने के बावजूद, उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए भलाई के बहुत काम करवाए, जिसकी वजह से
वो वहाँ से कौमी असम्बली, देखिए एक शख्स जो IB के चीफ रहे हैं, होम सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, वो अपने इलाके ननकाना साहब से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होकर आए हैं। तो आज उन्होंने अपोजिशन को बड़ा दो टोक मैसेज दे दिया, जिस तरीके से कभी कभार ना नवाब ऑफ कालाबाग दिया करते थे समी साहब। ब्रिगेडियर साहब ने इनको वादे कर दिया कि आज जरा इत्मीनान रखें, मुझे आप लताड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं आपकी ना पूरी तसल्ली कर दूंगा। ये दो टोक मैसेज दिया है और उनको बनाने का मकसद भी यही है, जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि जो लोग PTI के अंदर या बाहर इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह को वज़ीर दाखिला बनाने का। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊं शमी साहब, ये जो जितने लोग भी करप्शन में मुलव्वस हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से है। ब्रिगेडियर एजाज शाह के आने के बाद नैब के साथ साथ अब आप देखेंगे कि FIA में भी एंटी करप्शन का काम जो है ना वो ज़ोरों पर होगा। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये जो फिर इमरान खान साहब ने ये जो कहा कि नहीं, ये पता है कि 2 साल अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा तो ये सब जेल में होंगे और इसलिए ये सारी हुकूमत गिराने की बात करें। और कल मैंने मौलाना फजलुर रहमान का वो शॉर्ट भी सुनवाया था जिसमें हद कर दी थी मौलाना फजलुर रहमान ने। वो ये कह रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौज को कह रहे थे कि आप इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दें, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, आप इस हुकूमत से पीछे हट जाएँ। यानी ये वो पार्टियाँ हैं जो कह रही हैं बज़ाहिर कि हम सिविलियन लीड रोल चाहते हैं, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, लेकिन अपना जो इनका नुमाइंदा है वो ये कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, फ़ौज से ये कह रहा है कि आप इमरान खान की हुकूमत की सपोर्ट छोड़ दें। अगर फ़ौज इदारा जो है वो कैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की सपोर्ट को छोड़ सकता है, और फिर अगर फ़ौज को बगावत पर एक तरह से उकसाना कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दें, तो आइन का आर्टिकल इस हवाले से क्या कहता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये असगर खान केस जो दूसरी स्टोरी है उसमें फिर आज FIA चली गई और उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो कोई शवाहद नहीं है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ख़ास तौर पर उन्हें अब ये अदालत ने ये मौका दिया है कि 4 हफ्ते में वो अपना नया जवाब दें, और अगर वो समझते हैं कि ओपन जवाब देने में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक सील्ड लिफाफे में वो जवाब दे दें अपना। लेकिन जो असल बात जो आज अदालत ने कही कि देखें इसमें एफिडेविट्स हैं, इसमें जनरल दुरानी का एफिडेविट है कि उन्होंने पैसे दिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने पैसे लिए, अब FIA कहती है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं से कोई इस किस्म की उन्हें दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से आज अदालत ने एक और ऑप्शन दी FIA को कि आप हमें उसमें सील्ड लिफाफे में दे दें, क्योंकि ये इस केस का फ़ैसला होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजेंसीज़ का इस्तेमाल आपने पॉलिटिक्स में रोकना है तो ये जो पैसे दिए IGI बनाने के लिए उस वक्त ISI को यूज़ किया गया, ये असगर खान केस जो है ये इसका फ़ैसला होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर जो टॉप गन्स हैं, भले वो साबका टॉप गन्स हैं, उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। और ये देखिए ना, आज यही कहा अजमत सईद साहब ने कि FIA से कि जाएँ आप जाके इसमें आप जिन लोगों के एफिडेविट्स हैं आप उनसे सवाल करें, उनसे पूछें शवाहिद की क्या ज़रूरत है। जब कातिल कहता है कि मैंने कत्ल किया है और बॉडी भी है, वो पैसे भी हैं जो गए हैं, तो फिर उसके बाद ये कहना कि हम किसी को इस पर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। राना साहब, इससे ज़्यादा बैंक्रप्सी नहीं हो सकती। FIA क्या मैसेज दे रही है कि हम जिन लोगों ने पाकिस्तान के कौम का पैसा लूटा और जो बाअसर बाख्तियार लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की एजेंसीज़ को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, हम उनको सज़ा नहीं दे सकते। FIA ये कह रही है, जबकि अदालत चाहती है कि ये इसका फ़ैसला हो। समी साहब देखें, बात ये है, बात सीधी सी है। इनसे पूछे कोई FIA वालों से कि क्या जो दूसरे इस तरह के केस होते हैं उनमें आप किसी को बड़ा चाय वाय पिलाकर बैठा के उससे पूछते हैं कि भाईजान तुसी पैसे देते सी, तुसी ले सी कि नहीं ले सी। अब बात यह है कि एक शख्स कह रहा है मैंने इनको पैसे दिए और वो कह रहे हमने नहीं लिए, नवाज शरीफ साहब या बाकी लोग जितने भी हैं उसमें। FIA को चाहिए कि इन लोगों को गिरफ्तार करे। अदालत उज़्मा का फैसला मौजूद है कि भाई इस केस को लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाए। आज भी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ये अदालत उज़्मा का फैसला है, इस पर अमल दरामद कराना है। तो FIA को चाहिए कि भाई जो तफ्तीश का तरीक़ेकार है पाकिस्तान में राइज, कानून के मुताबिक इन मुलज़मों को हिरासत में ले जिन पर इल्ज़ाम है और जिन्होंने दिए हैं उनको भी पकड़ा जाए और उनसे पूछा जाए। फिर देखें दूध का दूध पानी, वो जो आप कभी कभी कहते होते हैं कि ग्वाल मंडी वाला जो
तरीकेकार है वो अपनाए, तो फिर तो 5-10 मिनट में समी साहब पता चल जाएगा कि किसने माल लिया, किसने लेकिन दिया। आज एफए की तरफ से कहा गया कि इन बयानात की रोशनी में केस और मुकदमा जो है वो आगे नहीं चल सकता। और राना साहब आप भी जानते हैं, समी साहब आप भी जानते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो एक साइड की तो नहीं ना हो रही, दो तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वजारत दिफा की तरफ से जो चीज़ें पेश की गई हैं वो भी नाकाफ़ी हैं। तो ताउन करना दोनों इदारों ने, जब तक ताउन नहीं होगा आगे हम कैसे लेकर चलेंगे। और फिर जो जस्टिस साहब ने बात की, उन्होंने कहा ये जो एफिडेविट है हम इसका तज्जिया लेंगे, तज्जिया करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनके सवाल। मेरा आपसे एक सवाल है काउंटर कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि मैंने पैसे लिए, तो इसका क्या तज्जिया होगा कि मैंने पैसे ले लिए? पैसे ले लिए, ये देखेंगे कि नोट बड़े थे छोटे थे क्या था, भाई पैसे मैंने ले लिए, लेकिन एक काम मैंने किया। मनी ट्रेल नहीं मिल रहा। मनी ट्रेल तो वो कैश है, वो जिस ब्रिगेडियर साहब ने कोशिश नहीं है, वो जिन ब्रिगेडियर साहब ने कराची के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने पैसे दिए वो भी मौजूद हैं, उनके बयान भी मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल एक चीज को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, उसको मुकम्मल तौर पर, ताकि किसी बड़े आदमी को सजा ना हो। इसमें भले वजारत दिफा है या भले FIA, सिविलियंस हैं या साबका जो फौजी अफसरान हैं, ये सारे के सारे मिले हुए थे, तो इनका ये रुकना चाहिए। देखें, वो नहीं होना चाहिए जो हाई कोर्ट में हुआ, जब टेप चली सैफुर रहमान की और शहबाज शरीफ का साहब की जजेस के साथ, तो जजेस को भेज दिया गया। और ये जो नवाज शरीफ और सैफुर रहमान और शहबाज शरीफ ये आज भी मुसल्लत हैं। तो अगर आपने सज़ा देनी है असगर खान केस में, जिन फौजियों ने पैसे दिए जो अब रिटायर्ड हैं उनको भी सज़ा दें, और ये जिन्होंने लिए इनको भी ऐसी सज़ा दें कि कोई सियासत के नाम पर पैसे ना ले। ये जो जमहूरियत के लीड रोल की बात करते हैं, अगर इन्होंने माजी में ये सब कुछ किया है तो इनको वो सज़ा दें, लटकाएं, लोगों के सामने लेके आएँ। ये कवर अप क्यों हो रहा है, किस लिए कवर अप हो रहा है? तो अदालत का फैसला, अदालत का मौक़िफ़ और बिल्कुल सामने है। उन्होंने आज भी इस केस को बंद करने से इनकार कर दिया है, FIA से दोबारा कहा। और मुझे लगता है कि अगर FIA अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और दोबारा इन्होंने ये किया, अव्वल तो अब एजाज शाह साहब आ गए हैं, मुझे लगता है कि FIA में भी कुछ तब्दीली कसर निकलेगी, उधर से कसर पड़ जाएगी, जान पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वो एविडेंस मिलेगा। और क्योंकि अब उन्होंने कहा कि मैं कसरा कट देंगे तो सारियाँ पंजाबी में कहा, तो पंजाबी वाले जो है ना वो ख़ास तौर पे समझते हैं कि कसर कड़नी जड़ी है वो कैसी कसर निकलेगी, क्योंकि कसरें जो है ना अलीना, मुझे लग रहा है वो बहुत सी लोगों की अब निकलने। सर एक और लुकूना भी है इस केस में जिसका जिक्र किया जस्टिस अजमत साहब ने। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि रकम किसके जरिए तकसीम की गई, क्या इसको शामिल किया गया? तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं था। तो वो जो मेहरान बैंक के यूनुस हबीब साहब के बयानात बेचारे वो कहते कहते पता नहीं कि दिए फिर डरा धमका के उनसे मुख्तलिफ बयानात ले लिए। बहरहाल ये तो एक फैसला, ये जो मुकदमा है इसका तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद हो। बिल्कुल। अब आ जाइए ज़रा, जो आजकल स्पेकुलेशन हो रही है, स्पेकुलेशन आजकल क्या हो रही है जी? असद उमर और जहांगीर तरीन साहब, चौधरी सरवर साहब भी उसमें हैं, और उसमें मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चौधरी निसार साहब का एक रोल बनाने की कोशिश की गई। चौधरी निसार साहब ना हियों में ना शियों में, ना उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, ना उनकी किसी और से मुलाकात हुई, लेकिन जी वो शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं और वो वज़ीर आला का हलफ उठा लेंगे, और वो पहले जी सूबाई असम्बली का हलफ उठाएंगे। ये बुनियादी तौर पर जो सारा ये जो माल मीडिया में लगा हुआ है ना, ये बुनियादी तौर पर अलीना ये वो माल निकल रहा है इन स्पेकुलेशन की सूरत में। मकसद एक है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से और पंजाब में PTI की हुकूमत के हवाले से एक ऐसा माहौल बनाया जाए, लोगों में अनसर्टेनिटी आए, स्टॉक मार्केट और ऊपर नीचे जाए, डॉलर की प्राइस और फ्लक्चुएट करे, और अपोजिशन ये कह सके देखें इनको हुकूमत करने का तजुर्बा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हकायक क्या हैं? हकायक ये हैं कि जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है उसने उस्मान बुज़दार पर इत्मीनान का इजहार किया है। क्यों यह करने की ज़रूरत पेश आई? इसलिए कि इमरान खान साहब का मैसेज था कि ये जो चीफ मिनिस्टर है यही सूबे को चलाएगा, और अलाइज को भी ये बता दिया, सबको ये बता दिया। लेकिन मीडिया, मैं आपको एक छोटा सा, अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं आपको, चौधरी सरवर साहब का एक इंटरव्यू है, अब मंसूर अली खान साहब के साथ उनका इंटरव्यू है। मंसूर अली खान साहब मेरे पुराने कोलीग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े एक समझदार आदमी हैं। लेकिन बहरहाल इंसान की जो किसी के साथ जो अलाइनमेंट होती है वो फिर नज़र आती है। अब उन्होंने जिस तरीके से जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो अल्फाज हैं वो पूरा बनाया, जिस तरीके से वो मजमून बनाया और चौधरी सरवर को सवाल किया, ज़रा आप देखिएगा कि वो सवाल कम और तकरीर ज़्यादा लगती है। अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की है। ज़रा वो मंसूर खान साहब का वो सवाल और चौधरी सरवर का वो जवाब सुना दें। अब आपने मंसूर साहब का ये जो सवाल सुना, ये अगर मैं इसको
10 गुना लंबा सवाल था और 2 गुना इसका जवाब था, और उसमें भी उन्होंने हंस के जो बात कही चौधरी सरवर साहब से, फिर आपकी नज़र में बुनियादी तौर पर वो एक थ्योरी लेके बैठे हुए थे। बहुत सारे एंकर्स ये कर रहे हैं, एक पूरी थ्योरी लेके आते हैं, पूरा जो बयानिया अपोजिशन का है, जो बयानिया तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, उसको सवाल की सूरत में पेश करते हैं। इसमें सारी में राना साहब ये जो मुझे ये लगता है, मेरी आप प्रोग्राम में आने से पहले भी जब हम ये शॉट देख रहे थे, आपसे मेरी बात हो रही थी, आप मेरे से मुत्तफ़िक नहीं थे। मुझे ये लगता है कि ये जो चौधरी सरवर साहब ने ये जो बात कही है कि अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको चैलेंज नहीं करता, वो तो उन्होंने सिर्फ इसलिए कही है कि ये जो सामने बैठा हुआ इतना बड़ा बयानिया लेके मुझ पे सवाल कर रहा है, अगर मैंने 100% इसको डिनाई किया तो ये मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा हाँ नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं चैलेंज नहीं करता। आपकी क्या राय है? ये समीर साहब देखें, नहीं आपकी बात सही है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। बात यह है कि चौधरी सरवर साहब ने, मैं समझता हूँ आपने ज़रा बड़ा नरम से लहजे में कहा। चौधरी साहब का जो है ना, वो मैंने भी बड़ा गौर किया वो दोबारा उनकी गुफ्तगू पर, उन्होंने बड़ा तंज़िया लहजे में उसको जवाब दिया है कि भाई पता नहीं, इसका मतलब साफ था कि भाई पता नहीं तेरी इन्फॉर्मेशन कितों आई है, ठीक है ना। सही तो बात सीधी कर गए चौधरी सरवर साहब ने ना उसको। देखें वो जो आपने सवाल किया ना मंसूर अली खान साहब ने, जिस तरीके से वो यूँ लग रहा था जैसे कोई ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा इख्तियार करके दिया गया कि आज आपने गवर्नर साहब से ये सवाल पूछना। लेकिन मेरे ख्याल में राना साहब जो सवाल किया गया था ना, वो बहुत सीरियस सवाल है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को लेकर, उस्मान बुज़दार साहब को लेकर अब ये स्पेकुलेशंस हो रही हैं और जो स्टोरीज भी हैं वो भी इंस्टॉल की जा रही हैं। तो गवर्नर साहब को ये चाहिए था, क्योंकि जब वो वापस आए, उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, यकीनी सी बात इन सारी चीज़ों पर बात ज़रूर हुई होगी, तो उनको चाहिए था कि प्रॉपर तरीके से जवाब देते, क्योंकि ये कोई मजाक तो नहीं ना चल रहा है, पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अच्छा, अब मैं आपको एक और शॉर्ट्स, आपका जो सवाल है ना, इसका जवाब उसमें मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई में ग्रुपिंग ज़रूर है और वो हर सियासी जमात में होती है, और पीटीआई उसका बरमला इजहार भी करती है। लेकिन ये कैटेगराइज करना कि फ़लाँ बंदा ये कर रहा है, फ़लाँ बंदा ये कर रहा है और फ़लाँ बंदा कठपुतली है, मेरा ख्याल है ये थोड़ी एग्जैजरेशन है। लेकिन जो आपने बात की उसका जवाब, हम ये जो गुफ्तगू है चौधरी सरवर साहब की, ज़रा ये सुन लेते हैं। अब इसमें जिस बात पर उन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली, क्लियर कर दिया कि पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं, जहांगीर तरीन का ग्रुप भी है, शाह महमूद का भी है, ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली। लेकिन इमरान खान फाइनल अथॉरिटी है, उनकी क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। बिल्कुल जैसे निसार साहब ख्वाजा आसफ से गुफ्तगू नहीं करते थे, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ वो उन्होंने 4 साल एक ही कैबिनेट में गुजारे और सब कुछ किया। अब जो मुझे जिस पर थोड़ा सा एक जो मैं, भले आप इसे नॉट ऑन ए लाइटर नोट, नहीं मैं बड़ा संजीदगी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि हम ऐथे को आलू छोले बेचना है। अब बेसिकली देखें, चौधरी सरवर साहब जब गए यूके में तो मैंने इनके बहुत सारे इंटरव्यू सुने, तो इन्होंने ये कहा कि इब्तदा में मैंने जो काम किया था, मैंने वो अंडे बेचे थे और मैं बेचता था अंडे, और मेरा नाम पड़ गया वहाँ पर चौधरी सरवर अंडे आला। तो अब देखें, आलू छोले बेचना भी एक बड़ा बाइज़्ज़त शोबा है। जो लोग ये कर रहे हैं काम, मेहनत कर रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे। तो अगर तो मैं कहूँ कि उनकी मुराद ये थी कि मैं आलू छोले बेचने नहीं आया, मैं सियासत करने आया और हम सियासत कर रहे हैं, तो फिर उस हद तक तो इसे आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा, मेरा अपना अंदाज़ा है, हो सकता है ये गलत हो या मैं इसमें एग्जेजरेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये किसी एक प्रोफेशन की, जो बहुत सारे हज़ारों सैकड़ों लोगों का प्रोफेशन है पाकिस्तान में, उस पर थोड़ा सा ये उसको जैसे कहते हैं ना, लुक्ड डाउन अपॉन, मुझे लगा कि ऐसे, राना साहब मुझे ऐसे लगा, बाकी हो सकता है मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ। देखें भाईजान, बात यह है कि चौधरी सरवर साहब ने जो ये बात जवाब दिया ना, आप सही कह रहे हैं कि उनको, अगर वो जो आलू छोले, शायद चौधरी साहब खुद भी खाते होंगे, बहुत सारे लोग खाते हैं आलू छोले, मैं तो बड़े शौक से खाता हूँ आलू छोले, लड़ाई हो जाती है एक प्लेट आए तो इस हवाले से उसको किसी को गिरी हुई चीज़ नहीं समझना चाहिए या पेशा नहीं समझना चाहिए, जो भी हो। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ चौधरी साहब को ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक समी साहब बात है पीटीआई में ग्रुपिंग की, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है। देखें, भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे। सिंध में मुमताज़ भुट्टो और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की लड़ाई थी, पंजाब में मुस्तफ़ा खर साहब, मलक मिराज खालद साहब और हनीफ रामे साहब की लड़ाई थी, ठीक है। तो ये सिलसिले जो है ना पार्टियों के अंदर चलते रहते हैं, जो बड़ी होती हैं उनमें फिर इस तरह के ग्रुप्स बनते रहते हैं। अगर कोई पार्टी है ही छोटी तो उसमें क्या ग्रुप, लेकिन क्योंकि माजी में इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, चंद अखबारात थे, इस इंटेंसिटी से
या इस तरीके से वो खबरें नहीं आती थी, क्योंकि अब तो हर आधे घंटे के बाद एक हेडलाइन चल रही है और फिर एक ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है और फिर मुझ जैसे बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हैं जो राई का पहाड़ भी बना देते हैं। और क्योंकि जाहिर है जो चल रहा है चैनल, उसने अपनी प्रोडक्ट को बेचनी भी है। अच्छा, फिर जो बिकती है प्रोडक्ट वो ज़्यादा बिकती है, ये जिसमें ज़्यादा मक्खन लगाओ, जिसमें बहुत ज़्यादा माल लगाओ, जिसमें लोगों की ज़बानें भी तर हों, बोलते बोलते गला खुश्क ना हो जाए, तो वो जो तरी है वो सारी की सारी हमें नज़र आती है, वो चाशनी नज़र आती है, वो गर्मी नज़र आती है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। एक ख़ास मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत PTI की गवर्नमेंट पंजाब में उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की जो ख्वाहिशात हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे सूबाई वज़ीर भी ये कहते हैं, और जी उस्मान बुज़दार जो है ना वो नहीं जा रहा। मैं महमूद रशीद साहब का बयान देख रहा था, भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहा? तो आप इन ए वे ऑल्सो हाईलाइटिंग दैट इशू, कहीं ना कहीं आप वो ये बात पहुंचाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, PTI के वर्कर्स भी क्लियर हैं। और ये जो इस वक्त मीडिया पे हमें एक तूफ़ान नज़र आता है, अभी चौधरी निसार का आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितने फ़ोन, पता नहीं कहाँ से उनकी मुलाकातें, किसी से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तक किसी ने मुझे कह दिया कि जनाब वो एक जो ISI के जो अभी टॉप के ऑफिसर जो रिलीव हुए हैं वो भी लंदन में हैं। कुछ पता नहीं लोगों को। किसी ने मुझे भेज दिया कि JKT इन लंदन, शहबाज शरीफ इन लंदन, नई चीज़ हो रही है। चौधरी निसार साहब ने कोशिश की है उनसे मुलाकात करने की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी हवाले से जो काफ लीग है उनसे भी कहा जा रहा था कि शायद कुछ चीज़ हो रही है कि नहीं। बड़ा कैटेगोरिकली गया है कि हम PTI के साथ हैं और हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ हैं। बड़ा कैटेगोरिकली उनकी तरफ बाकी अपना एजाज शाह साहब कसरें कर देंगे, आप देखिए, देखते रहिए। चलिए जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एजाज शाह साहब ने जो कसर वाली बात की ना समी साहब, एक कसर ऐसी है जो मुझे लगता है बड़ा लाइट नोट पे मैं कह रही हूँ कि वो नहीं निकलेगी, वो है बिल्लो रानी की कसर। बाकी सारी कसरें तो वो निकाल लें, लेकिन बिल्लो रानी वाली जो कसर है ना शायद वो ना निकाल सके। और ना लाइटर नोट वो तो नहीं, भले आप इसको सीरियस नोट पे भी कर लें, वो तो आज उन्होंने अपनी कसर तो निकाली है। उन्होंने कोर्ट में जो मैंने पहले कहा कि वो नदीम भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए हैं और बहुत कुछ बता दिया उन्होंने, तो ये कसरें निकलेंगी सबकी। और देखते हैं, हो सकता है आपकी बात ही सही हो, कुछ कसरें रह जाती हैं ना, कुछ कसरें रह जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, हो सकता है ऐसा ही हो। आ जाएं जी, अब ज़रा जो नई एडवाइज़र हैं हमारी आशिक फिरदौस आशिक अवान साहबा, देखें क्या हशर किया फवाद चौधरी साहब ने, क्या बर्बाद की वजारत इत्तलात और नशरियात, और इंफॉर्मेशन का रोल देखें आप कि किस तरह बर्बाद किया उन्होंने। आज जो एक डिसकनेक्ट है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और 12 करोड़ लोग रहते हैं। PTI की सबसे बड़ी जो पार बेस है वो पंजाब है। उसका मरकज़ से जो ताल्लुकात जिस लेवल के थे, जो महकमों के ताल्लुकात थे, वजारत इत्तलात और नशरियात वो एक बिल्कुल रंगीले की तरह कभी उधर जा रहे हैं रात को, कभी उधर जा रहे हैं, सेंटोरस में रह रहे हैं और इधर से फ़ोन करके जा रहे हैं। मैं क्या उनकी कहानियाँ बयान करूँ, किस तरह की ज़िंदगी थी, रात की, दिन की, तो क्या उसका नतीजा निकलना था। लेकिन जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाया तहरीक इंसाफ की, वो आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, ज़रा उनकी ये गुफ्तगू सुन लें। इस चीज़ से आगाह हूँ कि आपके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम है। मुझे इस हकीकत से आशनाई है कि कम्युनिकेशन गैप है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि डिस्कनेक्ट हुआ है हमारा लिंक, और वो लिंक फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी आपस में डिसकनेक्टिविटी थी। आज हमने वो कनेक्टिविटी क्रिएट की है। अब अगर इसको गौर से ये बातें सारी सुने तो ये एक चार्जशीट है, यानी 8 महीने के बाद जो परफॉर्मेंस 8 महीने में जो दी फवाद चौधरी साहब ने, एक डिसकनेक्ट है। जो काम गवर्नमेंट के करने के थे, जो महकमों के बीच में आपस में जो हमांगी होनी चाहिए थी, जो पॉलिसीज़, जब आपकी हमांगी नहीं है तो आप क्या बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो वो तो चंद दोस्तों के लिए सब कुछ कर रहे थे। और अभी भी उनके जो दोस्त हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, किसी दिन मैं करूँगा, डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक बड़े बड़े एंकर्स के बारे में सवाल उठाया अपने एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि मुझे जब रखा गया 60 दिन अंदर,
तो बाद में ये कह दिया गया कि ये कंपनियां जो थीं इनसे शाहिद मसूद का कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये कंपनियां बनाई किसने थी? तो ये जो एंकर्स हैं ये आपस में एक इन्होंने लीग बनाई हुई है। ये 6-7 एंकर देखें, ये भी जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस का माफिया है ना, तो ये एक माफिया है इन बड़े बड़े एंकर्स का, जो एक दूसरे के साथ जाते हैं, एक दूसरे के प्रोग्राम्स में बैठते हैं और वो एक वहाँ पर वो जो होता है ना कि सताइश बामी, अंजुमन सताइश बामी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर उसको वो एक प्रोपोगेट करते हैं। फिर इन्होंने चंद वज़ीरों से दोस्तियाँ लगाई हुई हैं। ये एक ऐसा मकरू काम, और इसमें ये सब कुछ वो कर रहे हैं उनकी आशीर्वाद से, क्योंकि मालकान को पता है कि ये वो तोते हैं जो उनके लिए चूरी लेके आएंगे और वो उनको चूरी खिलाते भी हैं इसीलिए। तो इस पर किसी दिन पूरा प्रोग्राम करूंगा कि ये जो शाहिद मसूद साहब ने जिक्र किया ये किस टीवी चैनल, किस एंकर के बारे में कहा और कौन से एंकर किस तरह इन एंकर्स को बचाने की बात करते हैं, और अगर किसी एंकर को पकड़ लें तो वो किस तरह आज़ादी है सहाफ़त का एक इशू बन जाता है। इस पर पूरा एक प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियों की जड़ हैं ये भी, उसमें भी हमारे कुछ दोस्त शरीक हैं। तो ये इस पर करूँगा मैं प्रोग्राम पूरा एक। लेकिन आज जो फिरदौस आशिक अवान साहबा ने चार्जशीट सुनाई है, जो दी है, क्योंकि ये जो फवाद चौधरी साहब है ना, ये एक अजीब किस्म की ब्लैकमेलिंग है। आप गवर्नमेंट में भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप प्रोग्राम एंकर भी हैं, आप आगे प्रोग्राम करके जिसकी चाहे पतलून उतार दें, को पूछने वाला नहीं है, और आप पॉलिटिशियन भी हैं। और अगर आपको हाथ डाला जाएगा तो आप अचानक उस टोपी के नीचे आ जाएंगे और आज़ादी सहाफ़त का मसला हो जाएगा। तो डिसकनेक्ट था, बहुत बड़ी चार्जशीट फवाद चौधरी के बारे में जो दी आज फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, कि डिसकनेक्ट था पंजाब का और वफाक का। तो ज़रा मैं उनसे ये कहूँगा कि ज़रा वो शफकत जलील साहब से भी पूछ लें कि उन्होंने भी जिस तरीके से, अब देखें एक शरीफ आदमी है बहरहाल YBM, एक प्रोफेशनल आदमी है, उनको टीम में शामिल किया इमरान खान साहब ने, तो क्या ज़रा मालूम करें ये जो पुरानी फाइलें नैब की निकाल के जो सहाफ़ियों को बांटी गई हैं, हर सहाफ़ी के पास चली गई और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ गई, और मकसद क्या था? शायद फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ जो कैंपेन है वो YBM ने चलवाई थी। गलत आप समझते हैं। आपके करतूतों की वजह से, आपके तकब्बुर की वजह से, आपके गलत कामों की वजह से उन चीज़ों को जब हाईलाइट किया गया, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, उनकी जो तकर्री थी उसको आपने चैलेंज किया, भरने की कोशिश की आपने अपने दोस्तों को PTV में, उसके रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल किए, झूठ बोला आपने वज़ीर आज़म से कि मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, तो इसलिए आप निकले वहाँ से। और शफकत जलील साहब, मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूँ जेब कर देते हैं आगे और कहते हैं कि इसमें डाल दो जो डालना है, ताकि मैं कसम खा सकूँ कि मैंने हाथ नहीं लगाया। तो हमें मैं बस इतना अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत ही एक संजीदा मामला है जिसको इमरान खान साहब इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, और जो फिरदौस आशिक अवान साहबा की बात है ये एक बहुत सीरियस बात है, और ये अब अपने एक्ट ठीक करने की बात है। अगर वो एक्ट ठीक नहीं होंगे तो ये मामला, मुझे लगता है राना साहब कि ये इसके लिए तो बड़ा एक ऑपरेशन चाहिए। जी समी साहब, देखें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आज जो लाहौर में गुफ्तगू की है ना, वो एक तो पूरी सच्चाई पर मबनी थी, और वो दूसरा ये कि वो दिल से बात कर रही थी। सहाफ़ी, वो पहले भी वज़ीर इत्तलात रही हैं और सहाफ़ियों के साथ उनका उस वक्त भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और आज भी उनका ताल्लुक़ उसी तरह है। उन्होंने जो बात की है ना, ये राब्ते के फुकदान की, डिसकनेक्ट की जो बात की है समी साहब, उन्होंने पंजाब के महकमा इत्तलात और वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात में, तो ये किसने करना होता है? इसमें बुनियादी किरदार होता है फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का। सूबे वाले तो छोटे लोग होते हैं ना, जो ऊपर बड़ा भाई बैठा होता है उसने राब्ता करना होता है ना, उसने करना होता है ये सारा काम। तो शफकत जलील साहब ने फवाद चौधरी साहब की सरपरस्ती में पंजाब के महकमा इत्तलात से ताल्लुक़ तोड़े रखा, ये कहा है। ये है इसका मतलब डिस्कनेक्ट जो डॉक्टर साहिबा ने बयान किया है कि उन्होंने पंजाब, तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है वज़ीर इत्तलात की समी साहब, के वो जो हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ हैं, जो उनकी कामयाबियाँ हैं, कामरानियाँ हैं, उनके बारे में मीडिया को आगाह करें, कौम को आगाह करें। तो जब इन्होंने ताल्लुक़ ही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के महकमा इत्तलात से नाता ही तोड़ लिया था, तो इन्होंने PTI की हुकूमत की क्या प्रोजेक्शन करवानी थी? बिल्कुल सही कह और रहे हैं ये आपने सही कहा कि शफकत जलील साहब जैसे अफसर जो है वो ज़िम्मेदार है फवाद चौधरी साहब के साथ साथ। और अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो अज़म लेकर आई हैं, उन्होंने आज ये भी कहा कि मीडिया हमारी ताकत है, PTI की असल ताकत मीडिया है,
लेकिन फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे कि मेरा मकसद सबसे बड़ा एजेंडा जो है ना वो न्यूज़ चैनल्स को नीचे करना यही है, उनका एजेंडा था। तो ये देखें, ये डॉक्टर साहबा को अब अपनी टीम को जो है ना उसको भी सही करना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे थे कि मेरा एजेंडा ये है कि मैं अखबारात और मीडिया को इमरान खान के सामने लाके खड़ा कर दूं और जो इमरान खान की ताकत थी उसी को मैं ख़त्म करूं ताकि इमरान खान बहुत जल्दी यहाँ से जाए। आगे पता नहीं किसके साथ उनके वादे थे। बहरहाल अब साइंस और टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर अल्लाह करे ना ही खोलें, मैं तो ये दुआ करता हूँ हमेशा। दौरा ईरान वज़ीर-ए-आज़म का बहुत जो खबरें आ रही हैं, जिसको नेशनल मीडिया ने कुछ ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, खबर एक आ रही है वहाँ से कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं उसके जो कमांडर हैं जनरल मोहम्मद अली जाफरी, उनको ईरान ने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब अगर ये बात सच है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे से एक दिन पहले की बात है। 3-4 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये कि जो कुलभूषण जाधव का जो नेटवर्क था, जो पाकिस्तान ने जो अनर्थ किया था, क्योंकि वो ईरान से ऑपरेट कर रहे थे कुलभूषण जाधव और वहाँ से कोयटा आते थे, तो वो बताया जाता है कि उसमें जो जाफरी साहब हैं इनका एक नेक्सस थोड़ा इसमें उनके साथ था। फिर जो ये फायरिंग का वाक़या हुआ और माड़ा में जिसमें हमारे 14 एहलकार शहीद हुए, उसके बारे में ये इत्तलात थी कि उसमें भी शायद कुछ कहीं ना कहीं कुछ रोग एलिमेंट जो उन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में था उसका कुछ ना कुछ हिस्सा था। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म की आमद से पहले एक दिन उनको हटाया गया तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है जो ईरान ने दिया पाकिस्तान को। और मैं देख रहा था कि DGISI भी वहाँ पर साथ हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, जनरल आसिम मुनीर साहब। और बुनियादी तौर पर जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के पास पूरा एक एविडेंस है, नेक्सस है उन लोगों का जो वहाँ पर जिनके पास जिम्मेदारियाँ थी इस गार्ड में, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स में, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका नेक्सस, उनका राब्ता उन कातलों से कहीं ना कहीं था। तो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास पूरा एक वो है, पूरा सबूत था जो वो लेके गए हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये हुआ है तो एक बहुत अच्छा ये इक़दाम है ईरानियन गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन इमरान खान साहब उन्हें अपने साथ नहीं लेके गए ईरान। इससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी थे उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि आप ईरानियन एम्बेसडर को समन करें और उनको बताएं ये सब कुछ और उन्हें वापस भेजें, आप तेहरान जाके वो बताएं। तो शायद जो नहीं लेके गए इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर, वो भी एक क्योंकि बड़ा सख्त स्टेटमेंट था शाह महमूद कुरैशी का। और ईरान का जो दौरा है बड़ा अहम दौरा था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसमें वज़ीर ख़ारजा का ना होना वो बड़े सवाल उठाता है। बहरहाल लेकिन कहा यह जाता है कि अभी तक जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है और हमारी जो एजेंसीज़ ने पूरी वहाँ पर रिपोर्ट्स पेश की हैं उसमें एक यकीन तो ये है कि पूरी फेंस करेंगे ईरानियन बॉर्डर को और बिल्कुल जो पाकिस्तान की सरज़मीन है उसको नहीं इस्तेमाल होने देंगे दहशत गर्दी के लिए। लेकिन ईरान से भी कहा है क्योंकि बहुत सारे जो नेटवर्क हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इंडिया ने कायम किए हैं, चाहे वो लोकल्स की मदद से हैं, उसमें कुछ बलोच शामिल किए गए हैं, बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं उनको जो रिफ्यूज है वो ईरानी सरज़मीन पर मिलती है। तो जो खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान ने एक बैलेंस कायम करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा जो था चैलेंज इमरान खान साहब के लिए वो ये था कि उस तासर को तोड़ना कि पाकिस्तान कोई सऊदी अरब की कोई जंग लड़ रहा है या हम किसी जो प्रॉक्सी वॉर है ईरान और सऊदी अरब की उसमें हम कोई हिस्सेदार हैं। तो ये वाज़े तौर पर ये कहा है पाकिस्तान ने कि जो ताल्लुकात बायलैटरल हैं ईरान के साथ पाकिस्तान के, वो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं या किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं तो वो उसमें कोई। शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों नहीं लेकर गए? सवाल तो ये है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब को जापान में है, जापान इतना कोई पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन जहाँ पे चाइना और जहाँ पे ईरान हो वहाँ पर वो इतने अहम नहीं है। चाइना में वो ज्वाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ईरान में ना जाना शाह महमूद कुरैशी का ये लगता है कि क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया था तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको बैलेंस करने की कोशिश की है कि ये दौरे पर असर हो सकता है। इस वक्त मैं अपने वो ISI के चीफ को साथ लेके गए हैं, पूरी रिपोर्ट्स दी हैं जो इंटेलिजेंस की हैं जो ईरानी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और उम्मीद है। बड़े समझदार इंसान है, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। नहीं देखिए, बयान जो दिया होगा वो जाहिर है फॉरेन ऑफिस की नहीं वो तो देखिए ना फॉरेन ऑफिस के कहने पे ही दिया होगा या वो ही बता सकते हैं। आई कांट स्पीक ऑन हिज बिहाफ, लेकिन बहरहाल चलें जी ठीक है। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।